असरा का भाई अपनी आंखों के साथ देख लेता है सुल्तान को लड़की के साथ। और वो देख के काफ़ी हैरान और परेशान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा इसके साथ देखा है। मेरी नज़र बार बार धोखा नहीं खा सकती है। वो काफ़ी परेशान होता है, पहले सोचता है कि वो असरा के साथ बात करे या ना करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके साथ बात करनी होगी और उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्या मामलात हो रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि घर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बहस करता है और कहता है कि इसरा को फ़ौरन से फ़ौरन इस घर में वापस ले आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान ठीक लड़का है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे, इसरा से, कि उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, उसको उस लड़के के बारे में पता है। जिस पर उसकी माँ कहती है वो सब जानती है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि कभी ना कभी सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ठीक होने वाले हैं। ये मामलात दिन ब दिन बिगड़ेंगे, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं होगा। आगे से आप देखिएगा कि वो कहता है कि अगर आपको इन सब बातों का पता था तो आपको मुझसे बात शेयर करनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादती कर रही हैं। आगे से वो कहती है कि ज़्यादती की बात नहीं है, मुझे खुद उसने मना किया था और कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे भाई को परेशानी हो या कुछ मसलों का सामना करना पड़ रहा हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ये आप उसके साथ सरासर ज़्यादती कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं? आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग अपने मतलब की खातिर उसको उस दलदल में फँसने के लिए छोड़ रहे हैं और उसका कोई हाल नहीं है उधर। अगर आप जानती तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो असरा को कॉल करता है। असरा को कहता है, असरा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। असरा कहती है कि आखिर भाई ऐसी क्या बात हो गई? आप परेशान क्यों हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि बस परेशानी की ही बात है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। जैसे ही उसकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कहता है कि असरा, इतनी बड़ी बातें होगी तुमने मुझसे छुपाए रखी और कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे सारी बात शेयर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे बेहद अफसोस हुआ तुम्हारी इस सोच पे। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन इस तरह की बात करके और परेशान करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना भाई समझती हो कि नहीं समझती? मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रखो, तो दूर रहो। और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है। और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है, लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।